दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इसमें कहता है कि अगर वर्क डन यानी किसी बॉडी के ऊपर कोई काम होना ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, उसके ऊपर कोई धक्का मारने से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और ये चीज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है जैसे कि आप किसी पत्थर पे धक्का मारते हैं तो जितना आपका कांस्टेंट फोर्स होगा ना, वो जो पत्थर है आपका वो उतना ही मूव होगा। यानी आपने कम धक्का मारा तो पत्थर कम मूव होगा, कम डिस्टेंस पे मूव होगा। अगर आपका धक्का ज़्यादा है तो वो दूर तक जाएगा। ये है इस बात का मतलब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसी आपकी मेहनत होगी आपका काम भी उसी तरह का होगा। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इस चीज़ को एक इक्वेशन में एक्सप्रेस कीजिए इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका आप ग्राफ भी बनाइए बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स को आपको 5 यूनिट्स लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units। और ग्राफ से ही देख के ये बताइए कि आपका काम कितना हुआ जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट किया और जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट किया। तो ये क्वेश्चन था। देखिए, इसमें मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा कि जब भी वर्क डन होता है ना, कोई काम कब माना जाता है कि हो गया? जब उसकी कोई वैल्यू आए। वर्क डन होता है आपका कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसमें 2 केस हैं, इनसे आप अच्छा समझेंगे। देखिए, आप किसी पत्थर को धक्का मार रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं और वो चीज़ मूव होने की है, तो जैसा आपका धक्का होगा वो चीज़ वैसी ही मूव होगी। कम धक्का लगाएंगे तो थोड़ा कम मूव होगा, ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा दूर तक चली जाएगी। अच्छा, इसके अपोजिट अगर आप किसी दीवार में धक्का मार रहे हैं तो दीवार में जब आप धक्का मार रहे हैं तो आपका कांस्टेंट फोर्स तो कुछ है। मान लीजिए जैसे आप दीवार में धक्का मार रहे हैं तो आपका वर्क डन क्या होगा? आपका कांस्टेंट फोर्स, मान लीजिए कुछ कांस्टेंट फोर्स है आपका 5 है, तो दीवार कितनी मूव हुई धक्का मारने से? तो दीवार तो आपके धक्का मारने से मूव नहीं हो सकती, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 0। तो फाइनल वर्क डन क्या होगा? 5 0 0। यानी आपका वर्क डन तभी माना जाता है जब कोई चीज़ मूव हो जाए। धक्का आप कम करें या ज़्यादा करें उसके हिसाब से काम होता है, लेकिन कितना भी धक्का मार लें आप, अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा तो आपका वर्क डन भी 0 माना जाता है, क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं ना, एफर्ट सारा बेकार गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है। इसमें 5 आपको कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है और वर्क डन को और डिस्टेंस ट्रेवल को आप x या y मान सकते हैं। तो मैं लेट करता हूं, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to x and work done is equal to y। तो फिर ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी? वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स आपको बुक में 5 दिया हुआ है, 5 इंटू वर्क डन, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस ट्रेवल को हमने x माना हुआ है। ये तो y इज इक्वल टू 5x, ये आपकी इक्वेशन बन गई। बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन आई है ये। अब इस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, वैल्यूज पुट करनी है, और उसमें आपको ये भी बताना है कि जब 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यानी आपका डिस्टेंस ट्रेवल जब 2 यूनिट्स का होगा तो वर्क डन कितना होगा, और जब 0 होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल तो वर्क डन कितना होगा।
तो मैं जो ग्राफ है ना वो भी इन्हीं वैल्यूज़ को लेके बना लेता हूँ। तो इससे मेरे दो काम होंगे, एक तो मेरा ग्राफ बन जाएगा और मुझे अपना आंसर भी मिल जाएगा। ये मेरे एक्स और ये वाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है आपका 2 यूनिट और 0 यूनिट पे, तो एक्स की जगह मैं 2 और 0 ले लूँगा और इन्हीं वैल्यूज से मैं ग्राफ बना लूँगा। तो चलिए पहले लेते हैं 2 को। व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा 5 इंटू 2, यानी y आ गया 10, तो y 10 आ गया। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा 5 इंटू 0, यानी 0। ये मैंने ऐसी वैल्यूज़ ले ली। अब इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। देखिए 2 0, x पे 2 y पे 0, सॉरी x पे 2 है y पे 10 है। ये x का 2 और y का 10 आपको यहाँ मिलेगा बिल्कुल इसके स्ट्रेट। तो यहाँ से ऐसे चले और 2 से ऐसे चले, तो ये पॉइंट आ गया। यह है आपका 2 10। सेकंड है 0 0। अब 0 0 तो यही होता है, ये ओरिजिन होता है, तो यही पॉइंट बन गया आपका। अब इसे ग्राफ बना देंगे। ये मैंने ग्राफ बना दिया, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे, y इज इक्वल टू 5x। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे थे ना, जो क्वेश्चन पूछे थे उन्हीं के जानबूझ के मैंने वैल्यूज़ रख ली हैं ताकि मुझे डबल एफर्ट ना करना पड़े। तो डायरेक्ट मेरे यहाँ से आंसर भी आ गए हैं। देखिए ये आ गए हैं। फर्स्ट पॉइंट पूछा था 2 यूनिट्स, तो फर्स्ट में आंसर होगा व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स, वर्क डन इज इक्वल टू, जब आपका डिस्टेंस 2 है और y पे आपका वर्क डन है, तो ग्राफ से ही पता चल रहा है ना, ये रहा, ये 2 आपका डिस्टेंस ट्रेवल और y पे है आपका वर्क डन, तो वर्क डन कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। सेकंड में पॉइंट था 0, तो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट्स, वर्क डन इज इक्वल टू 0 यूनिट्स। जब आपका x 0 है यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल 0, तो आपका वर्क कितना हुआ, y के ऊपर क्या है 0 0 ही है, तो 0 यूनिट्स, तो काम भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इसका सॉल्यूशन था। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में भी आपको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th की। उन दोनों ने मिलकर 100 रुपये इकट्ठे किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करने के लिए, जो अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करता है। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। एक लीनियर इक्वेशन बनाइए जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड ₹Y। आप इनके कंट्रीब्यूशन को ₹X और ₹Y मान सकते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसका आपको ग्राफ भी बनाना है। तो यामिनी और फातिमा के कंट्रीब्यूशन को XY मान लेते हैं। तो लेट Yamini's contribution is equal to ₹X and Fatima's contribution is equal to ₹Y। अब ये दोनों मिलके 100 रुपये इकट्ठा कर रही है ना,
तो टोटल कंट्रीब्यूशन 100 है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन आपका गिवन है ₹100। तो इक्वेशन बनती है ये यामिनी का कंट्रीब्यूशन, ये फातिमा का कंट्रीब्यूशन, और दोनों ने मिलके 100 रुपये इकट्ठे किए। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी जिन्हें प्लॉट करना होगा ग्राफ पे। अब देखिए जैसी हमारी वैल्यूज़ होती है ना, उसके अकॉर्डिंग से ना हम स्केल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 100 है, तो मैं जो ग्राफ कॉपी होगी, आप तो ये ग्राफ पे बनाएंगे, मैंने प्लेन पेपर पे बना दिया है। तो जो आपका एक बॉक्स होगा ना, उसे आप 10 यूनिट्स ले लेना। यहाँ पे तो रुपीज़ है, तो इसे 10 रुपीज़ ले लेना आप, ऐसे। फिर आप यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 10 20 30 40, मतलब एक एक बॉक्स पे आप 10 का टेबल लिखेंगे। तो x की जगह पे मैं कुछ ले लेता हूँ, मैं x पे 50 ले लेता हूँ। तो y कितना आएगा, लिखेंगे पहले when x इज इक्वल टू 50, तो ये मैंने 50 लिया, प्लस y इज इक्वल टू 100। तो y कितना आ गया, 100 माइनस 50, यानी y की वैल्यू 50। तो जब x 50 तो आपका y भी 50। अच्छा, अब कुछ और ले लेता हूँ, when x इज इक्वल टू 40 ले लेता हूँ मैं इस बार। तो x की जगह तो 40 लेना है, 40 प्लस y इज इक्वल टू 100। तो y कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40, y आ गया आपका 60। तो x 40 लेने से y आपका 60 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। देखिए पहली है आपकी 50-50, तो x पे 50 और y पे भी 50। ये x के 50, y का 50 यहाँ पे है, ये ऐसे जाएंगे सीधे, और यहाँ से ये ऐसे सीधे जाएंगे। ये तो प्लेन पेपर है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब ग्राफ पे करेंगे ना, तो वहाँ पे तो लाइनें दिखाई देती हैं। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ सामने, और 50 के सामने यहाँ पे, मान लीजिए ये पॉइंट आ गया आपका। तो ये आ गया आपका 50-50 पॉइंट। दूसरा है 40-60, यानी x पे तो 40 है और y पे आपका 60। तो यहाँ 40 के सामने चलेंगे, और यहाँ 60 के सामने आना चाहिए, बिल्कुल इसके स्ट्रेट यहाँ पे। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये है आपका 40-60। अब ग्राफ बना दीजिए लाइन खींच के। इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये इसका ग्राफ बन गया। चलिए इसी तरह का आपका 8th क्वेश्चन भी है। एट्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्ट्स भी कई सारे हैं, उन्हें अलग से भी एग्जामिनर पूछ लेता है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. USA और कनाडा में ना टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट पे नापा जाता है। अपने यहाँ तो आपने सिर्फ सेल्सियस और सेल्सियस ही सुना होगा, कितने डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहाँ पे फ़ारेनहाइट में नापते हैं। Whereas in countries like India, it is measured in Celsius. इंडिया में सेल्सियस में नापते हैं। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस इस तरह से बनाते हैं। तो ये गिवन है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। आप सेल्सियस को तो एक्स मान लें और फ़ारेनहाइट को वाई मान लें, और फिर एक ग्राफ बना दीजिए। लीनियर इक्वेशन बना के ग्राफ बना दीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो यही कर लेते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट को मान लेते हैं, बुक में लिखा हुआ है ये
सेल्सियस को एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को मान लेते हैं वाई एक्सिस। और फॉर्मूला दिया हुआ है कन्वर्जन का, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस इस फॉर्मूले से बनता है 9/5 इंटू सी माने सेल्सियस प्लस 32 ऐसे। अब जब मैं सेल्सियस को x मानूंगा तो मैं यहाँ x ले लेता हूँ क्योंकि मुझे तो इक्वेशन बनानी है ना, और फ़ारेनहाइट की जगह मैं y ले लेता हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 9/5 और ये x प्लस 32। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए पहले तो मुझे पॉइंट्स चाहिए, तो मैं पॉइंट निकालूंगा। 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं आपके, क्योंकि 2 पॉइंट्स से ना लाइन बन जाती है, इससे ज़्यादा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू भरूंगा और मेरा कुछ y आ जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू, तो मैं 0 से शुरू करता हूँ, 0 से सारा ही कैंसिल हो जाएगा, तो x की जगह मैं 0 लूँगा। तो y कितना आ जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस 32 यानी y मेरा 32 आ गया। x 0 लिया तो y 32। अब दूसरी वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x के पास ना डिनोमिनेटर में आपका 5 है, तो कोई यहाँ x की जगह ऐसा नंबर ले लीजिए जो 5 से पूरा कट जाता हो, ताकि आपका आंसर डेसिमल में या फ्रैक्शन में आने से बच जाए। तो मैं यहाँ 5 ही ले लेता हूँ x की जगह पे, तो x की जगह 5 ले लिया, तो y आएगा 9/5 और x की जगह पुट किया मैंने 5 प्लस 32, तो y आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 9 प्लस 32, y इज इक्वल टू प्लस किया 41, ये 41 आ गया। 2 वैल्यूज आ गई। अब इसका बनाना है ग्राफ। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं आपकी 32, 41 इस तरह की वैल्यूज है ना, तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आपको ग्राफ कॉपी तो मिलेगी, ग्राफ पेपर मिलेगा, तो ग्राफ पेपर में इन वैल्यूज़ को जो है किस तरह लिखा जाता है, ये आपका पूरा बॉक्स होता है, स्क्वायर बॉक्स, इसके अंदर ध्यान से देखेंगे ना तो छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, और ये 10 पार्ट्स होते हैं। ये इसीलिए होते हैं आपके, ताकि कोई अगर बारीक इक्वेशन है, बारीक नंबर है, उसे भी आप इस पर ठीक से प्लॉट कर पाएँ। तो इसके ऊपर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए वैल्यू है आपकी पहली 0.32, x पे 0, y पे 32। मैंने स्केल लिया हुआ है यहाँ पे एक बॉक्स को 10 के बराबर, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 डिग्री बोल सकते हैं क्योंकि सवाल आपका डिग्री में है। तो x पे 0 और y पे 32, तो 0 तो यहीं रहेगा x का, y पे 32 देखिए 10, 20, 30। अब 30 से ऊपर जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, ये आपका 1 के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये एक छोटा बॉक्स 1 गिनती का हो गया। तो यहाँ से ये 31 और ये 32, मतलब सेकंड बॉक्स पे। तो ये वैल्यू आ गई 0.32। सेकंड वैल्यू है आपकी 5 और 41। अब x पे 5, ये 0 है, ये 10 है, तो 5 यहाँ पे आएगा। ये जो बॉक्स के बीच में एक थोड़ी सी हल्की बारीक लाइन होती है ना, ये दिखती भी रहती है, थोड़ी सी इससे कम डार्क होती है, ये इसको हाफ करती है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 10 पार्ट्स हैं तो यहाँ पे आपका 5 हो गया। तो ये x पे 5 है और इसके सामने मुझे y पे 41 देखना है, तो ये मेरी y की लाइन है, ये रहा y, और 41 आएगा 40 से जस्ट एक छोटा सा बॉक्स ऊपर, और फिर इसके स्ट्रेट देखेंगे तो ये मेरी हल्की वाली लाइन आ गई, तो ये पॉइंट, ये तो ये होगा 541।
ग्राफ में आपकी जो सफाई होती है ना, और जो नीटनेस और एक्यूरेसी होती है, उसी के मार्क्स मिलते हैं आपको। ये तो आपको सब पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये मैं सब बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। ये जो छोटी यूनिट्स होती है ना, इन बॉक्स के हिसाब से इनको भरना बहुत सावधानी से होता है। चलिए, दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक तो 0.32 ये, और 5 और 41 ये। इसका ग्राफ बना देते हैं। ये बन गया ग्राफ। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं। ये है आपकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। तो ग्राफ बन गया। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ पार्ट्स हैं, उनके आंसर लिखने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में कहता है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फिर वो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा। दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं आपके, एक होता है सेल्सियस, मान लीजिए ये सेल्सियस है, ये आपका फ़ारेनहाइट है। अगर किसी टेम्परेचर को हम सेल्सियस पे नापते हैं और इस पे रीडिंग आती है 30 डिग्री, तो उसी चीज़ को जब हम फ़ारेनहाइट पे नापेंगे तो उसकी रीडिंग कितनी होगी, ये पूछा है। तो फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब हमें दिया हुआ है सेल्सियस 30 डिग्री, तो अपने सेल्सियस में 30 भर लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री भर लेंगे, 30 डिग्री प्लस 32। अब इसे सॉल्व करते हैं। 30 से कट गया, 6 आ गया, 6 9 ज़ा 54 और प्लस 32। इन्हें प्लस किया तो 86 वैल्यू आ गई एफ की। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आपका 30 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। 30 डिग्री का C 86 F के बराबर होगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सॉरी थर्ड पार्ट है। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री F, अगर फ़ारेनहाइट पे आपका 95 है तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो वो सेल्सियस में कितना होगा। तो यही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब की बार हमें F दिया है ना, तो F की जगह पे 95 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो पहले तो नंबर इधर मूव करेगा 32, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये 9/5C यहाँ रह जाएगा। इन्हें सॉल्व किया तो 63 आ गया, इज इक्वल टू 9/5C। अब अपने C को अकेला छोड़ना है, तो 63 के पास ये 9 यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 5 डिवाइड में है, यहाँ आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 9 से कट रहा है 63, 9 1 ज़र 9 7 ज़र, तो ये आ गया 35। C की वैल्यू 35। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर जब आपका 95 डिग्री F होगा तो वो 35 डिग्री C के बराबर होगा। ये है इसका आंसर। ये सेकंड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट था एक्चुअली, और ये था आपका थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में तो आपका ग्राफ था, वो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। अब फोर्थ पार्ट आएगा। फोर्थ पढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री C, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट।
एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री एफ, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी अब देख एक दूसरे का उल्टा पूछ लिया कि अगर C पे 0 है तो F पे कितना होगा, अगर F पे 0 है तो C कितना होगा। तो फॉर्मूला तो वही है A की, उससे ही करना है। ऐसे लिखेंगे, ये फोर्थ का पार्ट, व्हेन 0 डिग्री C, जब 0 डिग्री C है तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब C की जगह 0 भर दीजिए, F आ जाएगा आपका। तो ये आ गया, ये तो 0 ही हो गया, ये 32 आ गया, तो F आ गया आपका 32। ऐसे लिखेंगे इसे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इसी में ये भी पूछा है कि जब आपका 0 डिग्री F हो तो फिर C कितना होगा। फॉर्मूला तो यही रहेगा, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। बस अब यहाँ F की जगह आपको 0 लिखना है। 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अगले स्टेप में 32 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ 9/5 रह जाएगा, और ये C। उससे नेक्स्ट में ये C के पास 9 नीचे आ जाएगा, यहाँ ये नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32 5 से 160, तो 160 माइनस का और अपॉन 9। अब इसे डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा। 160 को 9 से डिवाइड किया, 9 1 ज़ा 9, ये 7 ऊपर से 0, 7 9 ज़ा 63, 7 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, ये फिर आपका 7 पे जा रहा है, 7 9 ज़ा 63, फिर आपका 7 आ गया, 0 लगा लिया, फिर से आपका 7 पे चला गया। तो अब ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये बार बार आ रहा है, यानी 17.77 इसे हम लिख सकते हैं। अगर राउंड ऑफ करें तो 77 का 80 बन जाएगा, और 80 की जगह 8 लिख सकते हैं हम खाली ये। तो आंसर आया कि जब आपका 0 डिग्री F होता है तो C पे उसकी वैल्यू होती है 17.8 डिग्री। ये इसका था। अच्छा, फिफ्थ पार्ट और है। फिफ्थ पार्ट में है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कह रहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी हो सकता है जो आपके सेल्सियस पे और आपके फ़ारेनहाइट पे दोनों पे सेम रीडिंग दिखाए। यानी जैसे कि ये कोई चीज़ पड़ी हुई है, ये कोई मटेरियल है, और ये मेरा सेल्सियस है, ये मेरा फ़ारेनहाइट है, तो इनको मैं इसके अंदर डालूं और दोनों पे सेम नंबर पे रीडिंग आ जाए। क्या ऐसा भी टेम्परेचर है कोई? अगर है तो उसे निकालिए। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम दोनों को x मान लेंगे। कि लेट C इज इक्वल टू x एंड F इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें सेम देखना है ना दोनों पे। फिर लिखेंगे अपना फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 9/FC प्लस 32। अब F और C दोनों की जगह पे हम x लगा लेंगे। x इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब x की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x वो टेम्परेचर है जो हमें पता चलाना है। तो ये 9/5 इधर आ जाएगा माइनस में, और इधर रह जाएगा आपका 32। इन्हें सॉल्व करें तो 5x ज़र 5x माइनस 9x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 32। यहाँ ऊपर माइनस 4x आ गया, नीचे 5 आ गया, इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट स्टेप में x को अकेला छोड़ेंगे, यहाँ 32, तो जो -4 है
ये आ जाएगा आपका नीचे, और जो 5 है ये चला जाएगा आपका ऊपर। तो ऊपर वैल्यू बन जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 160, नीचे है 4, और क्योंकि माइनस में है तो मैं ऊपर माइनस लगा लूँगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे ना आप, 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, और माइनस का माइनस, तो x की वैल्यू -40 आ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि -40 डिग्री C के ऊपर आपका -40 डिग्री F होता है। यानी -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिसे आप सेल्सियस से नापेंगे तो भी रीडिंग दिखाएगा वहीं पे -40 पे ही, और फ़ारेनहाइट पे भी -40 ही दिखाएगा। तो ये इसका आंसर था। तो आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।